हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह और ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसे आप लोग जानते हैं एजुकेटर्स बूस्टर के नाम से। इस पर फिर से मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ 70वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए। ठीक है, अर्थात प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं ज्योग्राफी विषय से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर विस्तार से कवर कर रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से इतिहास के भी सीरीज हम लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मिल रहे हैं, तो उस रूप में देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक, तो इसलिए आप लोग इसका पूर्णतः सहभागिता निभाइए, अपने कॉपी पर इसे नोट कीजिए, बार बार दोहराइए, एटलस वर्क भी जरूर कीजिए। आपको देखिएगा घुमा फिरा करके क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, इन्हें ध्यान में रख करके ही आयोग हर बार प्रश्नों को सेट करता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज के क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बोर्ड पे लिखा गया है, आप इसे ध्यान से देखिए। आपका ये क्वेश्चन कहता है कि अटाक में, अटाक एक जगह है, ठीक है, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा, ठीक है, पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी, आपको सिंधु नदी के विषय में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से आकर के जुड़ती है? बहुत ही सामान्य प्रश्न है, 68 बीपीएससी में पूछा गया ये सवाल है ये। ठीक है, आपके ऑप्शन है हेलमंद नदी, ए, बी है आमू दरिया, ठीक है, और सी है काबुल नदी, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका एक स्वाभाविक सा उत्तर है क्या? काबुल नदी। काबुल नदी यहाँ राइट आंसर है। मतलब काबुल नदी वह नदी है जो अफगानिस्तान से उद्गमित होती है, राइट, और खैबर पास के बगल से होती हुई, ठीक है, आती है। और जब सिंधु नदी अपने पूरे पर्वतीय यात्रा को पूरी करके जैसे ही ये भारत को छोड़ करके ये पाकिस्तान की तरफ मुड़ती है ना, अर्थात दक्षिण पश्चिम की ओर जब सिंधु नदी टर्न लेती है, तो वहीं पर सिंधु नदी के यात्रा के दौरान, सिंधु नदी जब गमन करती है उसके दौरान सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ठीक है, दाहिने तट पर आकर के ये काबुल नदी मिल जाती है, राइट। तो आपका उत्तर है सी। तो इसे थोड़ा डिटेल में देखना चाहेंगे हम लोग, तो मैं यहाँ पे आपको इसको डिटेल में दिखा देता हूँ। थोड़ा सा डिटेल में, मतलब कि जैसे मैं काबुल नदी कैसे आकर के मिल रही है इसे आप एक बार देख लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसे देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग किसी भी नदी के विषय में पढ़ते हैं या किसी भी टॉपिक को जब देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, तो हम लोग थोड़ा उसमें डिटेल में चले जाते हैं। डिटेल में जाने से क्या होता है कि उस, देखिए यहां से एक सिंधु नदी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, सिंधु एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। देखिए इस तरीके से ये नदी बहती है। ये कहां से निकलती है? तो देखिए मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, यहाँ कैलाश रेंज है, ठीक है, कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज के पास में ही क्या है? मानसरोवर झील भी है। ये देखिए ये कैलाश रेंज है, इस तरीके से कैलाश रेंज, कैलाश रेंज के पास ही क्या है? मानसरोवर झील है। तो देखिए ये मानसरोवर झील के पास से मान सरोवर झील, ये हो गया मानसरोवर झील। तो देखिए यहां से एक, यहां पर ग्लेशियर भी है जिसका नाम है बोखारचू। क्या नाम है? बोखारचू, बोखारचू, ये ग्लेशियर है। यहीं से कौन नदी निकल रही है? सिंधु नदी। मैं यहां लिख दूं सिंधु, सिंधु नदी। इंग्लिश वाले इसे इंडस लिख ले, इंडस, इंडस रिवर। ठीक है, मैं दोनों वर्ड को यूज कर रहा हूं। देखिए इस तरीके से ये नदी निकलती है। ठीक है, इस नदी में अब यहां मुझे और दिखाना है, आप लोग देख लीजिए, सिंधु नदी नोट कर लीजिए, इंडस नदी। ठीक है, अब यहां पर मुझे दिखाना है, तो देखिए ये नदी जब निकलती है तो देखिए इस नदी में इधर से, ठीक है, इसके इस किनारे से, मतलब कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे से एक नदी आती है और ये मिलती है आकर के इसमें जास्कर, सॉरी श्योक, श्योक, और इधर से आकर मिलती है जास्कर। यहां मिलती है आकर के एक नदी गिलगिट। ठीक है, और देखिए यहां
ठीक है। इस किनारे पे अफगानिस्तान का जो एरिया है, यहाँ अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, इस अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक नदी आकर के ये ऐसे मिलती है, यही है काबुल नदी। यही आपके प्रश्न में था। यही अटाक है। अटाक का मतलब एक जगह है। अब देखिए अटाक, अब यहाँ पर पूरे पहाड़ी यात्रा जितना भी है, देखिए पहाड़ी यात्रा के दौरान क्या होता है कि यहाँ से देखिए ये लद्दाख रेंज है, ठीक है, सब ये लद्दाख रेंज, ये जास्कर रेंज है। तो देखिए लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में, ठीक है, मैं पेन बदल दूं ताकि आप लोग को आसानी होगा। ये कौन सा है? लद्दाख, लद्दाख पर्वत। और ये क्या है? ये जो नीचे है ये है जास्कर, जास्कर पर्वत, ठीक है। ये लद्दाख पर्वत जो है ना, इसी का जो विस्तार है और अधिक पूर्व में विस्तार जो है, इसी को ही कैलाश रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो यही कैलाश रेंज आगे बढ़ जाती है ऐसे, तो यहीं से उसी कैलाश रेंज के ढाल पर से ही निकलती है सिंधु नदी। बुखारचू ग्लेशियर है काफी बड़ा, यहीं पर है, यहीं से निकलती है। तो देखिए, तो पहाड़ी यात्रा को पूरी करती है और यहाँ आकर के काबुल नदी मिल जाती है, ठीक है, जो अफगानिस्तान से उद्गमित होती है। यहीं पर खैबर पास भी बना हुआ है, ठीक है, खैबर पास के बगल से निकलती है खैबर पास, ठीक है। तो ये हो गया, सही है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देख लें, ये श्योक नदी है, श्योक नदी, श्योक नदी। और ये कौन सी है? ये वाली नदी जो है ये है जास्कर नदी, जास्कर नदी। ये है गिलगिट नदी, सब पे नाम लिख दिया जाए, गिलगिट नदी, ठीक है। अब यहीं पे जल्दी से आप देख लीजिए, पंचनद को देख लीजिए। देखिए यहीं पर एक नदी है, ये यहाँ पर देखिए एक नदी है, ये है झेलम नदी। फिर आगे चलिए तो इस तरीके से ये है क्या? चेनाब नदी, ठीक है। आगे चलिए तो देखिए ये नदी है कौन सी? रावी नदी। फिर आगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ से एक नदी है, काफी लंबी नदी है, जो मानसरोवर झील के पास से ही एक राकस ताल है, ठीक है। कौन सा? राकस ताल यहां से निकलती है। ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी। और अंत में आकर के ये नदी मिल जाती है, ये पांचों नदी की धाराएं मिलती हैं आकर के यहाँ पर मीठन कोट में, ठीक है। मीठन, मीठन कोट, मीठन कोट एक जगह है, ठीक है, वहीं पर आकर के मिल जाती है, ठीक। और यहाँ से एक नदी और निकलती है, ये कौन सी है? ब्यास। तो सबका नाम लिख लीजिए फटाफट। तो ये झेलम नदी है, लिखिए झेलम नदी, झेलम नदी। उसके बाद फिर आप लिख लीजिए चिनाब नदी, चिनाब नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कौन सी है? रावी नदी है, रावी नदी। फिर ये कौन सी है? ब्यास, ब्यास नदी। और ब्यास के बाद में फिर ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी। देखिए सतलुज नदी पूर्ववर्ती नदी है ये, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ये नदी बह रही है। और साथ ही साथ कौन सी नदी? एक नदी जो है ये सिंधु नदी। तो सिंधु नदी भी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय के पहले से बह रही है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये सिंधु नदी, सिंधु नदी, बिल्कुल राइट, ये हो गया। अब आप लोग ये देख लीजिए, झेलम नदी है, तो झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है, झेलम नदी, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है निकल रही है कहां से? वेरीनाग, वेरीनाग झील से निकल रही है, ठीक है। बूलर झील से होके बहती है, बूलर झील, ठीक है, बूलर झील से होकर होकर बहती है, बूलर झील से होकर बहती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्लस श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर झेलम के किनारे है। आ सकता है ये क्वेश्चन, झेलम के किनारे है, आया भी है, इनफैक्ट किनारे स्थित है, स्थित है,
ठीक है, तो ये बात आपको जानना है। ठीक उसके बाद चेनाब नदी देखिए, तो चेनाब नदी कहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्या है, दर्रा है, पास है, उसका नाम है बाड़ा लाचा ला, बाड़ा लाचा ला दर्रा। ठीक है, बाड़ा लाचा ला दर्रा दर्रा है, यहीं से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, बाड़ा लाचा ला दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। उसके दो धारा है, एक है चंद्र और एक है भागा। क्या नाम है, चंद्र और एक नाम है क्या, भागा। तो ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो बन जाती है चिनाब। चंद्र और भागा के ही संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, चिनाब कहते हैं। राइट, ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं चिनाब, चिनाब नदी। तो चिनाब नदी कहां से निकल रही है, तो ये निकल रही है बाड़ा लाचा ला, बाड़ा ला चा ला दर्रा से निकल रही है। कहां है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आपको ध्यान रखना है और ये जरूर याद रखना है कि चंद्र और भागा दोनों नदी से मिलकर बनती है। इसे आप नोट कीजिए अपने नोटबुक में। फिर रावी नदी और ब्यास नदी, इन दोनों नदी का उद्गमन हिमाचल प्रदेश में ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो दर्रा स्थित है उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। मैं लिख रहा हूं रोहतांग, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा से निकलती है, रावी आकर के मिल जाती है। फिर ब्यास नदी जो है वो सतलुज नदी से आकर के मिलती है। ठीक है, आकर के मिल जाती है। और देखिए सतलुज नदी राक्षस ताल से आकर के निकली और यहाँ पर आकर के मिठनकोट में सभी मिल जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और ये सभी नदी सहायक नदी किसके हैं, सिंधु नदी के ही हैं। राइट, आपको पता है कि झेलम भी आकर के सिंधु नदी में मिल रही है, चिनाब भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, रावी भी सिंधु नदी की सहायक है, और ब्यास और सतलुज दोनों मिलके ये भी दोनों क्या है, सिंधु नदी के सहायक है। तो ये सब सिंधु नदी के सहायक नदी है। उसके अलावे जो ट्रांस हिमालय है, मतलब कि महान हिमालय के उत्तर में जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, जैसे लद्दाख और जास्कर रेंज। देखिए लद्दाख और जास्कर रेंज जो है, आप देख लीजिए ध्यान से, तो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से ही होकर के सिंधु बहती है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बन सकता है बहुत अच्छे से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं तो ये क्वेश्चन चैलेंजिंग ऐसे ही बनेंगे। आ जाएगा स्टेटमेंट कि सिंधु नदी जो महत्वपूर्ण नदी है वह लद्दाख और जास्कर रेंज के मध्य से होकर बहती है। तो आपको देखना होगा, देख लीजिए ये है। और साथ ही साथ इसी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र की सहायक नदियां कौन सी है, श्योक, जास्कर, ठीक है, गिलगिट, है ना। उसके अलावे अगर सिंधु नदी की कुछ और सहायक नदियों के बारे में जानना चाहें तो आप देख लीजिए सिगार, ठीक है, गोमल और नुब्रा, ये तीन को आप ध्यान रखिएगा बस। ये ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोगों का डिस्कशन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके ओके फ्रेंड, तब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो भारत में चंद्र और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है, किस क्षेत्र में बहती है, ये है चंद्र और भागा नदी। तो दिए गए विकल्प में देखिए स्पीति, ठीक है, लद्दाख, लाहौल, कारगिल, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है लाहौल। ठीक है, लाहौल। लाहौल क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित एक क्षेत्र है। ठीक है, वहीं से चंद्र और भागा नदी जो होती है वो बहती है हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है, अगर मैप से आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ये भारत की मानचित्र में हम लोग इसको देख सकते हैं। भारत के मानचित्र में इस चीज को देखा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, ये लाहौल का क्षेत्र है। लाहौल के क्षेत्र में ही यहाँ पर एक दर्रा है जिसे बाड़ा लाचा ला दर्रे के नाम से जाना जाता है। बाड़ा लाचा ला दर्रा है ये। ठीक है, यहीं से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है, चंद्र और भागा। दो मतलब कि यहाँ पर ना धारा है। ठीक है, दो धाराएं हैं यहाँ से, एक है चंद्रा या चंद्र, ये चंद्र ताल के पास से निकलती है, चंद्र ताल के पास से निकलती है, और एक है भागा। ठीक है, ये निकलती है बाड़ा लाचा ला दर्रे के पास से। तो जानते हैं आप, ये एक्चुअली देखा जाए तो बाड़ा लाचा ला दर्रे के पास से ही चंद्र और भागा नदी निकल रही है।
ठीक है, ये दोनों नदी की जो संगम है ना, ये दोनों संगम को ही फिर आगे चल करके हम लोग चिनाब के नाम से जानते हैं। एकदम क्लियर कट आप जान लीजिए कि चंद्र, ठीक है, और प्लस भागा, इन दोनों की जो संयुक्त धारा है ना, ये बाड़ा लाचला दर्रे के पास से निकलती है। और तंडी एक जगह है, याद रखिएगा, शायद ये क्वेश्चन आ जाए कभी, तंडी में आकर के ये संयुक्त धारा चिनाब के नाम से जानी जाती है। तंडी में संयुक्त धारा को फिर हम चिनाब के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था इस प्रश्न का डिस्कशन। अगर आप एक काम और कर सकते हैं, चिनाब की एक सहायक नदी का नाम याद रखिएगा आप, वो नदी है मरुसूदर नदी। कौन सी? मरुसूदर, मरुसूदर, मरुसुंदर, मरुसूदर नदी चिनाब की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ठीक है, बड़ी सहायक नदी, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी है ये, सहायक नदी है ये। इसके अलावे झेलम भी आकर के मिलती है चिनाब में, ठीक है, कौन? झेलम भी आकर के मिलती है, झेलम बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, झेलम भी आकर मिलती है। एक तवी, तवी नाम की भी एक सहायक नदी है, वो भी आकर मिलती है। तो आप लोग को यही दो तीन अच्छे इंपॉर्टेंट और जो बड़े होते हैं सहायक नदियां, हर नदी का वही याद रखना है, ठीक है, राइट। तो हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं फ्रेंड। ओके ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय प्रणाली की विशेषता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे विशेषता पूछ रहा है प्रायद्वीपीय प्रणाली और हिमालयी प्रणाली, दोनों के नदियों के ड्रेनेज सिस्टम या फिर दोनों के अपवाह तंत्र के विषय में, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी और हिमालयी नदी में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है, ठीक है, उस पर आधारित ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें आपके ऑप्शन है, पहला क्या कि प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। तो कहने का मतलब है कि केवल वर्षा से ही, अर्थात मानसून पर ही आधारित नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियां एक मानसूनी नदियां हैं। तो देखिए ये जो आपका विकल्प है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन है, क्योंकि जो हिमालयी नदियां होती है जैसे कि गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ठीक है, इस तरह की जो नदियां हैं, ठीक है, कोसी, महानंदा, गंडक, और फिर देखें इस तरह से घाघरा, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी रामगंगा, तो ये सब नदियां क्या हैं? ये सभी नदियां हिमालयी नदियां हैं। तो इनको जो जल की आपूर्ति होती है वो हिम प्लस अर्थात बर्फ प्लस क्या, वर्षा, ये दोनों से होती है, ठीक है, जो हिमालयी नदियां हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कावेरी, महानदी, सोन, ठीक है ना, चंबल, तो इस सब नदियों को क्या हिम से जल नहीं मिलता है, इन्हें केवल वर्षा सिंचित ही नदियां हैं, वर्षा से ही जल प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। फिर देखिए ऑप्शन 2, ये नदियां युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी युवा अवस्था में स्थित है। तो देखिए बात क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो क्या है, वह एक जीर्ण मतलब कि पठारी भाग है, ठीक है, जीर्ण पठारी भाग का मतलब कि नदियों, हवाओं, ठीक है, वर्षा, इस तरह के महत्वपूर्ण जो अपर्दन के दूत हैं निरंतर रूप से इरोजन किए हैं इनका, ठीक है। तो ये सरफेस क्या है, इरोजनल सरफेस है, बहुत अधिक अपर्दित हो चुका है। ये क्या है, ओल्ड स्टेज में है, ठीक है, ठीक है, ओल्ड स्टेज में है। और हिमालय क्या है, अभी युवा है, ठीक है, अभी युवा पर्वत है, ठीक है, अभी यंग स्टेज में है। तो हिमालय क्या है, एक ओल्ड माउंटेन है, एक वलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई है, आप लोग को सब पता है, ये सब मैंने पिछले भी डिस्कशन में इसको शामिल किया है, ठीक है। और ये अभी हाल ही में बना हुआ पर्वत है, ये बहुत अधिक पुराना पर्वत नहीं है, ठीक है। इसके वजह से और धीरे धीरे क्या है, हिमालय का आप सुनते होंगे कि हिमालय का कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष के रूप में हिमालय क्या है, उत्थित हो रही है। अभी हिमालय उठ रही है, अभी हिमालय में उत्थान का प्रक्रिया जारी है, मतलब अभी युवा पर्वत है तो अभी उत्थान इसमें धीरे धीरे जारी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हिमालय एक वलित पर्वत है, एक हिमालय एक युवा पर्वत है। तो ये नदियां, मतलब कौन सी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, तो ये नदियां युवा वलित पर्वतों से होकर बहती हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि युवा वलित पर्वत हिमालय है, ठीक है। आपको पता है ना अरावली पर्वत क्या है, एक संसार की सबसे अधिक क्या है, ये ऐसा अवशिष्ट पर्वत है
पर्वतों के कई प्रकार होते हैं, तो यह एक क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या है, ऐसी पर्वत जो बहुत पुरानी हो और अपरदित होकर के उसकी ऊंचाई बहुत कम बच गई है, ऐसे पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो अवशिष्ट पर्वतों का एक क्षेत्र है। ठीक है, तो इसलिए ये उत्तर आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि युवा वलित पर्वतों से होकर बहने वाली जो नदियां हैं वो हिमालयी नदियां होती हैं। उसके बाद फिर तीसरा नंबर का विकल्प क्या है, इन नदियों में छोटे जल ग्रहण क्षेत्र और बेसिन होते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इन नदियों में जो जल ग्रहण क्षेत्र का जो विस्तार है वो छोटा है। जैसे मान लीजिए गंगा, तो गंगा नदी निकलती है कहाँ से, ये हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, और इनका बेसिन क्या है, बहुत विस्तृत है, जो कि आप देखिए तो उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो इतने बड़े 4-5 राज्यों में, 5 राज्यों में विस्तृत है इसका बेसिन एरिया। ठीक है, कहाँ से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, कुछ मात्रा में झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो इतने बड़े क्षेत्र में है। देखिए इसी तरीके से तो ये जो है ये सच हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय नदियां ऐसी नदियां होती हैं जिनकी जल ग्रहण क्षेत्र क्या होती है, सीमित होती है और छोटी होती है। तो आप देखें तो सही उत्तर का चुनाव करेंगे तो 1 और 3 जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, ए, 1 और 3। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ठीक है, तुलना करना है आपको। पहला देखिए, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आपको पता है, मैंने पिछले भी क्वेश्चन के डिस्कशन में बताया था कि हिमालयी नदियों में बर्फ और वर्षा दोनों से जल प्राप्त होता है, इसलिए ये बारहमासी होती हैं। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा पर ही निर्भर होती हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़े हैं। मैंने बताया था ना आपको कि हिमालय एक वलित पर्वत है, ठीक है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 4800 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होता है। यह अधिक ऊंचे हैं। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई से जो नदी निकलेगी उसकी ढाल क्या होगी, अधिक ढाल से उतरेगी वो नदी। तो इसी बात को कह रहा है कि हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो अपर्दित स्थल है, ठीक है, अपर्दित क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए उसकी ऊंचाई क्या है, बहुत कम है। ठीक, तो इस रूप में देखा जाए तो आपका ये भी बिल्कुल सही होगा कि हिमालयी नदियां अधिक ढाल युक्त होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां कम ढाल युक्त होती हैं। ठीक, उसके बाद फिर तीसरा नंबर देखिए, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आपको पता है कि जिस क्षेत्र में, जिस भूभौतिक प्रदेश में, जिस फिजियोग्राफिक रीजन में क्या होता है, जिस ज्योग्राफिकल रीजन में ढाल अधिक तीव्र होती है तो नदियां बहुत तेजी से उस ढाल से नीचे उतरती हैं, तो अपर्दन भी वनिस्पत अधिक होता है, अधिक अपर्दन होता है, अधिक गहराई तक वो नदियां काटती हैं, लंबवत कटाव ज्यादा तेजी से होती है। मतलब कि ढाल जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण है अधिक कटाई का, जिसके वजह से अधिक मात्रा में अवसाद या सेडिमेंट भी नदी अपने साथ लेकर के चलती है। तो यहाँ दिया है प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती है, तो ये गलत है। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए, 1 और 2। 1 और 2 आपका ये सही होगा। ओके फ्रेंड, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को चलना चाहिए अब। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मतलब क्या है कि ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर। तो भारत में बहने वाली नदियां इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आकर के गिरती हैं। कुछ नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, कुछ अरब सागर में। जितनी भी बड़ी नदियां हैं, जितनी भी बहने वाली, भारत की बहने वाली जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो सभी बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, और जो भी छोटी नदियां हैं वो अरब सागर में आकर के गिरती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए तो बंगाल के खाड़ी में बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां गिरती हैं, जैसे कि गंगा, ठीक है,
उसके बाद फिर गंगा के बाद फिर देखिए इधर से आकर के गोदावरी, उसके बाद फिर कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये सभी नदियां क्या है, बंगाल के खाड़ी में आके गिरती हैं। और इधर से निकल के बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है गंगा, वो भी आकर के इधर से गिरती है, ठीक है। तो आपको पता होगा। तो देखिए, और ब्रह्मपुत्र भी देखिए कि ब्रह्मपुत्र भी एक ऐसी नदी है जो आकर के गंगा के साथ मिलकर के यहाँ पर ये बंगाल के खाड़ी में डेल्टा बनाती है अपनी, ठीक है, सुंदरवन में। तो आप देखिए कि आपका ऑप्शन ए क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। तो देखिए ये महत्वपूर्ण दो नदियां जो है हिमालयी नदियां हैं, और एक गोदावरी है, ये प्रायद्वीपीय नदी है। तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। ये तीनों नदियों का जो समूह है वो आकर के अपने जल को कहाँ मिलाती है, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद फिर बी में आइए कि महानदी, ठीक है, कृष्णा और कावेरी। तो ध्यान से देखिए, तो ये तीनों ही नदियां क्या है, तीनों ही प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक। और इसके विषय में पिछले क्वेश्चन के थ्रू मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, तो इसलिए आपका उत्तर ये बी भी होगा, राइट। उसके बाद फिर सी पे चले हम लोग। तो देखिए कि लूनी, नर्मदा और राप्ती। तो देखिए राप्ती तो एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक ठीक। राप्ती एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। तो ये जो नदी है, तो एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में अपने जल को विसर्जित करती है, और फिर गंगा का जल बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। तो ये तो देखा जाए तो आपकी कैसी नदी होगी, बंगाल के खाड़ी में मिलने वाली नदी होगी। लेकिन अन्य दो विकल्प जो है, ये जो दोनों है, लूनी नदी, तो लूनी क्या है, लूनी जो है वो अरावली पर्वत से निकलने वाली एक नदी है। लूनी एक अरावली पर्वत से निकलने वाली एक नदी है, तो ठीक है, जो कि आकर के खंभात के खाड़ी में, अर्थात अरब सागर का ही एक हिस्सा जो है, यहाँ पर इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। तो आकर के ये अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा आपको पता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कि पश्चिम दिशा में लगातार बहती हुई, ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती हुई आकर ये भी खंभात की खाड़ी में या अरब सागर में गिर जाती है। तो इसलिए इन दोनों ऑप्शन की वजह से यह आपका उत्तर नहीं होगा। उसके बाद फिर देखिए डी है, दोनों ए और बी। तो ए और बी दोनों सही है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, ए और बी, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोगों ने इस तरह से इसका व्याख्या देख लिया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं, ठीक है। तो इसे आप देखना है हम लोगों को। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है, मतलब कहाँ इसका उद्गमन होता है, कहाँ इसका उद्गमन होता है। ए है दक्कन का पठार, राइट। बी सेंट्रल हाईलैंड, सी छोटा नागपुर का पठार, डी मेघालय का पठार, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसे ध्यान से जब आप देखेंगे तो दक्कन के पठार से बहने वाली ये नदी नहीं है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड की भी ये नदी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड के बारे में आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से, और हमारे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। उसमें जो कराया गया है पूरे भारत के फिजियोग्राफिक रेंज को, मतलब कि एरिया को, भौतिक प्रदेशों को डिटेल में कराया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं, हमारे वीडियो में दिया हुआ है वो। तो छोटा नागपुर का पठार वो ऐसा महत्वपूर्ण भौतिक क्षेत्र है जहां से ये तीनों ही नदियां उद्गमित होती हैं। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। एक महत्वपूर्ण खनिज का घर है ये, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो है, ये छोटा नागपुर का पठार मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। देखिए यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है ऐसे, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। ये है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसे भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारत का रूर, भारत का रूर प्रदेश। रूर क्या है? बेसिकली एक महत्वपूर्ण खनिज का कोयला प्रधान क्षेत्र है जो जर्मनी में प्राप्त होता है, ठीक। विश्व विख्यात क्षेत्र है, उसकी तुलना छोटा नागपुर से की गई है, ठीक है। तो कोयला का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहीं से ये तीनों नदियां निकलती हैं। ऊपर में देखिए, इस क्षेत्र को कहते हैं हजारीबाग का पठार। इसे क्या कहते हैं? हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार है ये। और ये क्या है? रांची का पठार, रांची का पठार, ठीक है, रांची का पठार। तो दामोदर नदी यहीं से निकलती है, यहाँ से, ठीक है।
दामोदर नदी यहाँ से निकलती है इस तरीके से। दिखाई, अगर मैं यहाँ दिखा दूं आपको, या फिर आप अलग से भी मैं दिखा सकता हूँ इसे बना करके। यहाँ बहुत छोटा मैप है, ज्यादा जो है वो आपको समझ में शायद ना आए, या फिर ज्यादा ये उलझा हुआ सा दिखे, तो आप देख लीजिए, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ज्यादा बड़ा जगह नहीं लगेगा। तो देखिए, यहीं से हजारीबाग के पठार या ऊपर से ही ये नदी निकलती है। देखिए इस तरीके से ये ऐसे निकलती है, ये नदी ऐसे, और ऐसे आकर के ये नदी हुगली में गंगा नदी, गंगा की एक जो दक्षिणी शाखा निकाली गई है फरक्का से, तो ये हुगली में आकर के मिल जाती है। तो यह क्या है? दामोदर नदी, दामोदर नदी, राइट, दामोदर नदी। अब देखिए दामोदर में ही की एक सहायक नदी महत्वपूर्ण है, बराकर। तो देखिए ये बराकर नदी, ये है क्या? बराकर नदी आकर के मिलती है, बराकर नदी, राइट। इसी में एक नदी आकर के मिलती है यहाँ पर, यह है कोनार। कोनार नदी किसकी है? दामोदर की सहायक नदी है। और यहीं पर एक और नदी आकर के मिलेगी, वो कौन सी है? ये भी है क्या? दामोदर की सहायक नदी, जमुनिया, जमुनिया। तो देखिए इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बराकर नदी पर ही देखिए यहाँ पर तिलैया, तिलैया डैम है। कौन सा? बहुत महत्वपूर्ण है, तिलैया डैम, ठीक है। उसके बाद फिर इसी बराकर नदी पे ही जब आप आगे आते हैं, तो यहाँ पर एक, जहां पर ये मिलती है किससे आकर के? दामोदर से। तो यहीं पर क्या है? मैथन, मैथन डैम भी है यहाँ पर बना हुआ, इसे भी आप याद रख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। कोनार नदी पर ही एक डैम बना है, उसका नाम है कोनार डैम, कोनार डैम, इसे भी आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। और दामोदर नदी पर ही एक यहाँ पर डैम बना हुआ है, महत्वपूर्ण डैम है ये, इसका नाम है क्या? तेनू घाट, तेनू घाट। और फिर यहाँ पर आकर के देखिए तो दामोदर नदी पर एक पंचेत डैम बना हुआ है, क्या? पंचेत डैम, इसे भी आपको याद रख लेना चाहिए। तो मोटा मोटी यही है आपको दामोदर नदी। और कोयल नदी का मतलब क्या है? देखिए छोटा नागपुर में रांची का पठार जो है, ये नीचे रांची का पठार के क्षेत्र से ही ये नदी ऐसे करके, एक देखिए ये नदी जो है यहाँ से रांची के पठार से ही निकलती हुई ऊपर की ओर बहती है, जहां सोन की सहायक नदी है। किसमें आकर के मिल जाती है? ये सोन रिवर में, सोन की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, नॉर्थ कोयल। और यहीं से एक और नदी निकलती है, ये साउथ कोयल है, ये ठीक है। ये है उत्तरी कोयल। कोयल केवल लिखा गया है, लेकिन कोयल दो भाग में निकलती है, एक उत्तर चली जाती है रांची के पठार से, तो इसे उत्तरी कोयल, और दक्षिण में निकल के चली जाती है, तो इसे दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल ये है। और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार के इस तरफ का क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से एक नदी निकलती है यहाँ से, या निकलती है, यहीं से निकलती है, इसी पठार से निकलती हुई छत्तीसगढ़ से होती हुई, बहती हुई, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा से होती हुई ये नदी आती है। इस नदी का नाम है शंख, और ये दोनों आकर के मिल जाते हैं, दक्षिणी कोयल और शंख, और ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। तो ये बात भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ गया होगा। और एक स्वर्ण रेखा नदी है, तो स्वर्ण रेखा ही नदी भी कहां से निकलती है? जस्ट यहीं से निकलती है, यहां से निकलती हुई है, ये बहती हुई चली जाती है। और ये ऐसी नदी है जो सीधे जाकर के क्या है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है। आपको ध्यान रखना है, ये सभी नदियां जाकर के किसी न किसी नदी में मिलके और सहायक नदी बनती हुई मिलती है, लेकिन स्वर्ण रेखा कहाँ जाती है? सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है, राइट। तो इसी पर क्या है? स्वर्ण रेखा भी हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, जो 98 मीटर ऊंची है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे है, 98 मीटर। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, एक देख लीजिए, फिर बाद में और हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक है, वो है खरकई, क्या? खरकई, ठीक है, क्या है? खरकई, खरकई नदी यहाँ पर आकर के मिलती है, यही है टाटा नगर, टाटा नगर, टाटा नगर, ठीक है, खरकई नदी आके मिलती है टाटा नगर में। इसके और बहुत से सहायक नदी है, रोरो भी है,
उसके बाद गर्रा है, ठीक है, कई है, लेकिन खरकई आपको याद रखना सबसे बड़ी सहायक होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग का ये डिस्कशन इस क्वेश्चन का भी पूरा हुआ, और आज का भी डिस्कशन यहीं पे मैं रोकूंगा, ठीक है। और कल फिर से हम लोग मिलेंगे और पीवाईक्यू की सीरीज को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है, डिस्कशन बहुत जबरदस्त करना है ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। ये पूरा प्रयास अगर आप लोग को बहुत अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।